सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार जब हम आपके साथ मिलते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपको यह समझाएं कि हमारे एक्सपर्ट्स जो कानून के बारे में बताते हैं उसमें दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, आपका हक भी और आपका कर्तव्य भी। और कानून की मोटी मोटी जानकारी देने के अलावा जिसके माध्यम से हम यह प्रोग्राम कर रहे हैं, विधिक सेवा प्राधिकार, उसके यहाँ यह व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो कितना हो गरीब हो, कितना हो वंचित हो, किसी भी तबके से आता हो। न्याय उसके द्वार तक पहुँचे, तो द्वार तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन न्याय के द्वार तक आपको पहुँचाने की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा की गई है। इसके तहत आपको सिर्फ एक पोस्ट कार्ड डाल देना है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपके यहाँ डाकिया जो आता है, डाकिया के मोबाइल पर आप एक कंप्लेंट भेज सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं। और ख़ास कैटेगरी के लोग, मसलन महिलाएं, SC, ST, ट्रांसजेंडर और 3 लाख से कम आमदनी वाले जो लोग हैं, उनको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपना न्याय पाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा खर्चा विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। कहीं नहीं जाना है। आप अपने पंचायत में जाकर के पूछ सकते हैं, मुखिया जी बता सकते हैं। आप अपने यहाँ जो PLB अगर है, पारालीगल वॉलंटियर, उनसे पूछ सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो डाकिया की मदद ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो आज के माहौल में थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि महिलाओं के वैवाहिक अधिकार, शादी के बाद क्या अधिकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं परवेज इब्राहिमी साहब, जो झालसा के मध्यस्थ हैं और रिटायर्ड ADM हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार। जोहार। हाँ, सब्जेक्ट में थोड़ा सा भूमिका के साथ आप बताइए कि महिलाओं के वैवाहिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं। देखिए, एक इंसान होने के नाते सबके कुछ फंडामेंटल माने राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं। वो अधिकार महिलाओं को भी है जैसे पुरुष को है, वही अधिकार ट्रांसजेंडर को भी है। लेकिन चूंकि हम ज़्यादा मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस किसका? मेंटेनेंस तो बहुत लोगों का करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड जब किसी भी पर्सनल लॉ से गाइड होता हो, जब शादी करता है तो वो एक जिम्मेदारी लेता है। महिलाएं भी जिम्मेदारी लेती हैं घर को चलाने की, और पुरुष भी फाइनेंशियली उस घर को चलाने की जिम्मेदारी लेता है। और दोनों एक दूसरे के अधिकारों को देखते हैं कि इनका क्या अधिकार है, ये उनको मिले जहाँ तक क्षमता हो। क्षमता बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि हर परिवार अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को वो सुविधा नहीं दे सकता जो कोई रिच दे सकता है। तो उसकी जो क्षमता है वहाँ तक वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कानून के, एक सामाजिक तौर पर, एक पारिवारिक तौर पर सब कुछ देता रहता है। दिक्कतें तब आती हैं जबकि ऐसा नहीं होता है, तब कानून बनाने होते हैं। अब कानून में आप देखिए कि सबके पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसीस के भी अपने पर्सनल लॉ हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। ये सारे पर्सनल लॉ से भी मामला नहीं सुधार आया, या उतना जितना जल्दी उनको इंसाफ मिलना चाहिए था नहीं मिला। तब फिर हमने और कई तरह के जो है डाइवोर्स लॉज लाए, मेंटेनेंस लॉज लाए, हिंदू मैरिज एक्ट बना 55 में, और 56 में ही हमने मेंटेनेंस वाला भी लाया। और 2007 तक आने घर में जो दिक्कतें होती हैं महिलाओं को, या जो उन पर जो यातना वगैरह प्रताड़ना वगैरह होता है, उसके खिलाफ भी हमने लाया 2005 में लॉ एट्रोसिटीज़ पर। उसके बाद 2007 में हमने जो है सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं लिया, सीनियर सिटीजन्स को भी लिया कि उनके भी वेलफेयर और मेंटेनेंस के लिए हमने एक एक्ट लाया 2007 में। तो और हमारा संविधान आर्टिकल 15 में कहता है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस
कानून कोई भी स्टेट बना सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन स्पेसिफिक। ऐसे स्पेसिफिक कानून बहुत लोगों के बेनिफिट में बनाए गए हैं। अब रही बात यह कि जब शादी 99.9% में, तो मैरिज सक्सेसफुल रहता है, अपना बीवी बाल बच्चा सब अपना मज़े से रहता है, लोग तकलीफ में रहे या आराम में रहे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। दिक्कतें वहाँ शुरू हो जाती हैं जबकि अनबन हो गया, साथ नहीं रह रहे हैं। पेरेंट्स के साथ भी होता है कि जब वो बूढ़े हो गए, उनकी उतनी कमाई नहीं है, पत्नी के लिए भी है कि अगर वो मेंटेनेंस मांगेगी कि सब्सिस्टेंस हेल्प है। पहले वो पति के साथ रह रही थी या माँ बाप के साथ रह रही थी, उसकी ज़रूरतें माँ बाप और फिर बाद में पति से पूरा हो रहा था। बच्चे, अगर फैमिली हेल्दी है, कोई डिवोर्स वगैरह का कोई मामला नहीं बना है, तो बच्चे जब जवान होते हैं, नौकरी करने लगे, तो फिर उनसे सपोर्ट मिलने लग जाता है, बच्चे से बच्चों से। लेकिन सेपरेशन के मामले में कुछ ऐसा होता है कि दोनों बिखर जाते हैं। पति डिवोर्स देने के बाद या छोड़ देने के बाद या सेपरेट हो जाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं करता है, जिन जिम्मेदारियों को नॉर्मल वे में, प्राकृतिक वे में दूसरे फैमिलीज पूरा करते हैं, तब वहाँ पर कानून का रोल आ जाता है, मदद देने की बात आ जाती है, ताकि उनकी ज़िंदगी, जो महिलाएं हैं या उनके माइनर बच्चे हैं या माइनर मेजर भी है, अगर इनफर्म है, अपंग वगैरह टाइप का है, या बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनको आप कैसे प्रोटेक्शन देंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब कानून से कभी कभी तो ऐसा होता है कि कानून ने कोई जजमेंट दे भी दिया, जजमेंट भी देने के लिए मेंटेनेंस के मामले में अगर पत्नी का अधिकार की बात है या बच्चों के अधिकार की बात है, तो कोर्ट हमेशा ये देखता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। बहुत सारे केसेस आप हाईली रिच लोगों में देखेंगे आप कि कई करोड़ का एलिमनी लोग देते हैं। आप किसी मजदूर को कहिएगा कि आपको 1 करोड़ का एलिमनी देना है तो वो दे पाएगा? 1 लाख भी कहाँ से दे पाएगा? 1 लाख भी दे नहीं पाएगा। तो कोर्ट को या ट्रिब्यूनल जो बना 2007 के एक्ट के हिसाब से, वो ट्रिब्यूनल को ये देखना है कि पत्नी के पास क्या सेट है, उनकी क्या आमदनी है, वाकई वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही हैं, हस्बैंड का क्या आमदनी है, उसके क्या असेट्स हैं, कितना उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो क्वांटम को फिक्स नहीं किया जा सकता था, देना है इस बात को फिक्स किया जा सकता था कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने छोड़ भी दिया अगर उसको, तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पत्नी को, अगर वो अपने को साधारण तौर पर जैसे जिसको हम कहते हैं जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, तो आपको उसकी मदद करनी है। अब मदद कितनी करनी है वो आपके आमदनी पर निर्भर करता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो सक्षम और दूसरे की असहाय, जो नहीं कर सकती है। अब 2 क्लास ले लीजिए, 3 क्लास हम 3 क्लास में कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो वो क्लास जो कि दोनों नौकरी कर रहे हैं या दोनों कहीं ना कहीं से अपना पेट भर रहे हैं, दोनों में अनबन हो गया, तो किसको देना है किसको नहीं देना है। उस दोनों में कई बार पुरुष भी होता है जो कि कुछ नहीं करता है, बहुत कम है परसेंटेज, 0 पॉइंट समथिंग, तो उसको भी वो कहता है कि भाई हम भी मेंटेनेंस लेंगे, इसलिए हम हमारे पास नहीं है, तुम छोड़ के जा रही हो, तुमको देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी है मजदूर वर्ग, जिसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो उसको अगर आप कह भी देते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, तो कहाँ से पे करेगा? जेल में जाके खाने के अलावा उसके पास तो कोई चारा नहीं है। और तीसरा है कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है तो जो फिक्स होता है वो एसेट पर तो फिक्स होता नहीं है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसकी जो आमदनी है या नौकरी में जो आमदनी है उसके आधार पर फिक्स होगा। अगर यह महिला अपने पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, इन्हीं स्थितियों में अब आप बताएं कि इसमें कैसे फिक्स होगा? देखिए, 2 बातें मैंने कहा कि जो महिला है, मान लीजिए उसको डाइवर्स हो गया, डाइवर्स के बाद वो महिला अलग हो गई, डाइवर्स होने के पहले भी एक स्टेज है, डाइवर्स के पहले भी बहुत सारे मामलों में 5 साल 7 साल मेंटेनेंस उसको भी मिलता है जो सेपरेट रहते हैं, मेंटेनेंस उनको भी दिया जाना है।
इंटरीम रिलीफ भी दिया जाना है कि जब तक डिसाइड कोर्ट नहीं करती है कि क्या क्वांटम होगा। केस लड़ने का पैसा उसको हाँ, दिया जाता है। केस लड़ने का पैसा दिया जाता है और इंटरीम रिलीफ भी दिया जाता है। कोर्ट ने इसीलिए छोड़ दिया, क्वांटम को डिसाइड नहीं किया। ये किया कि एवरेज 30% तक आमदनी का जो स्रोत है उनके पास उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों नौकर हैं सरकार के या कोई काम ऐसा करते हैं या बिजनेस वुमेन हैं वो भी, तो उनको तो मेंटेनेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको कोर्ट मेंटेनेंस दे, वो तो मेंटेन करने के लायक हैं। लेकिन चूंकि पिता के ऊपर में बच्चों का भी की जिम्मेदारी होती है, तो कोर्ट ने कहा कि माइनर बच्चों को पोसने की जिम्मेदारी जित माँ की है तो बाप की भी है। उस पर जो खर्च होगा तो वो माँ को देना है तो पिता को भी देना है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई 18 साल तक राइट भी तो है महिला के पास ही रखने का। वो रखेगी हाँ। तो रखेगी तो उसी स्थिति में कि अगर नहीं रखे। अगर वो खर्चा तो करेगी पढ़ाई के लिखाई में फलां में। लड़कियों के मामले में तो कह दिया कि जब तक शादी नहीं कर लेती है, इवन कि वो मेजर हो गई, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं होती, शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है कि जिस प्रोटेक्टेड माहौल में वो रह रही थी, जैसे माँ बाप उसकी जिम्मेदारी उठा रहे थे, वैसे ही शादी के बाद ये माना जाता है हमारे समाज में कि अब पति बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी उठाएगा या पति के घर वाले मिल करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक घर मिल गया उसको शादी के बाद, अब उसको ज़रूरत नहीं है कि आप मदद कीजिए, लेकिन उससे पहले तक तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं, यहाँ पर एक दो चीज़ और है। ये है कि जो कानून नया पास हुआ उसमें बेटियों को भी बाप की संपत्ति पे उतना ही अधिकार दिया गया जितना कि बेटों को है। बाप ने दादा की पैतृक संपत्ति पर उतना ही राइट उसको दिया गया। तो अगर पिता के पास हैसियत है तो पिता को अपने अधिकार में से भी उसको मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ मान्यता है कि हमने दहेज दे दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब तो वो दूसरे घर चली गई, अब यहाँ उसका कोई हक बनता नहीं है। इस तरह के मामले भी बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, कानून बना देना एक अलग सी चीज़ है, कानून को फॉलो कराना, इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ है कि कानून को कितनी सहजता से लोग स्वीकार करते हैं और कितना सहजता से उसको मानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी मामले आते हैं डिबेट माने डिस्कशन के, डिबेट में जहाँ हमको कुछ नहीं देना है वहाँ तो हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं किसी की बात। जहाँ पर हमको कुछ लॉस होना है, पैसा देना है, वहाँ पर हम ये जानते हुए कि हमको मेंटेनेंस देना चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, पत्नी मेरे हमारी साथ ड्यूटी है, बनती है, ड्यूटी बनती है, एक सामाजिक उनका ड्यूटी राइट भी है, रिलीजियस ड्यूटी भी है, सब तरह की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी ड्यूटी। फिर भी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जब तक हम मजबूर न कर दिए जाएं तब तक नहीं देंगे। चाहे कोर्ट मजबूर कर दे हमको, समाज कर दे, घर वाले कर दें, जब तक हमको मजबूर नहीं कर दोगे तब तक हम नहीं मानेंगे। तो इसका अंजाम क्या होता है? प्लस दूसरी चीज़ है कि कोर्ट के पास इतने केसेस क्यों हैं और क्यों फैसले नहीं हो पा रहे हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी चीज़ है हमारी अपनी सोच कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो दोनों परिवार कूद पड़ा झगड़ा को बढ़ाने के लिए। डॉरी केस हो गया, फलाना हो गया, मारपीट के केस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, 1000 तरह के एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगते हैं कि इसकी सुनवाई चल रही है, हो रही है। इसीलिए 2007 में जो एक्ट बना उसमें कहा कि कोर्ट से तो आप जैसे सेक्शन 125 से लेकर 28 तक है, 125 CRPC, कोई भी जा सकता है कोर्ट से डिसाइड होगा, लेकिन टाइम लगेगा ज़्यादा। पर्सनल लॉ में भी दिक्कतें हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि भाई इद्दत के पीरियड तक मेहर देने की बात है। ठीक है, मेहर आपने दे दिया जो तय हुआ था शादी के टाइम में, उसके बाद इद्दत की पीरियड तक आपने 3 महीना पैसा दे दिया उसको। उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट है तब बर्थ तक चला जाएगा मामला, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बच्चों को लेके ख़त्म नहीं हो जाती है। बच्चों और बच्चा है, बच्चा बड़ा है, हाँ, ये तो इस्लामिक लॉ में भी है कि जिससे पैदा हुआ है वो बच्चा उसके बाप की जिम्मेदारी होगी, पत्नी को नहीं। पत्नी तो फिर स्वतंत्र हो गई, अब वो चाहे तो अगर उम्र है शादी की तो दूसरी शादी भी कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट।
लेकिन बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी जितनी क्षमता है, देखिए बच्चे तो सबके पोसाते हैं, मजदूर भी बेचारा अपना पोसता है बच्चे को, कम पैसे वाले भी लोग और ज़्यादा पैसे वाले भी लोग, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। लेकिन एक जो बेयर नीड्स है, जो मिनिमम नीड्स है, जिसके बिना नहीं चल सकता, वो है एक छत, छोटा हो या बड़ा हो, खाना, कपड़ा और थोड़ी बहुत इलाज, पढ़ाई, ये सब आज एकदम मूलभूत आवश्यकता हो गई है। पढ़ाई को भी उसी में डाल दीजिए, स्वास्थ्य भी उसी में, अब ये सब मूलभूत आवश्यकताओं में है, अलग नहीं किया जा सकता है। ये 5 चीज़ें, ताकि फिर समाज हमारा उन्नत हो। अब एक आदमी पति हट जाए कि हम ये जिम्मेदारी, ये नहीं है कि आपके 10,000 कमाई है तो आप 1 लाख रुपया उसको दीजिए। आप 10,000 में 2,000 देने के औकात रखते हैं, 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, बिना केस के भी दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए केस हो। वही तो मामला अटक जाता हाँ, है। केस हो, काउंटर केस हो, तरह तरह से केस हो, तरह तरह के एलिगेशन हो, और वो बढ़ता चला जाए, चलता चला जाए, उसका फैसला होते होते कोर्ट के बहुत वैल्यूएबल आवर्स। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ झूठ सच तो बहुत ज़्यादा है। जब हम किसी से नफरत करते हैं, तो झगड़ा करते हैं, तो एलिगेशन का अंबार लगा देते हैं। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी हम पति पत्नी भी थे, कभी हम एक घर में भी साथ में रहते थे, कभी हमारे और उसके बीच में भी कुछ ताल्लुकात थे, कुछ दोस्ती थी। ये सब लगता है कि जिसे भूल जाता है, और उसमें लोग भी वैसे ही हैं। झगड़े एक हम लोग तो मीडिएशन करते हैं तो आप देखते ही होंगे कि कितने ऐसे मामले हैं जिसको वो लोग चाहते तो अपने घर पर बैठ के सॉल्व कर सकते थे, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या वो कर पाते हैं? अब तो संस्थाएं भी नहीं कर पा रही। संस्थाएं मतलब संस्थाएं जो फेल होगा। सामाजिक संस्थाएं बनी देखिए, हुई हैं, वो भी attitude, फेल हैं। हम लोग एक तो भरोसा नहीं रह गया सामाजिक संस्थाओं पर, जो संस्थाओं। पदाधिकारी हैं उनके प्रति, वो भरोसा रहेगा तब ना उनकी बात सुनेंगे। अच्छा, भरोसा ही नहीं ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो तो हर वॉक ऑफ लाइफ में है। किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इवन मैंने तो रहा। देखा और है ट्रस्ट कहिए बगैर चलेगी नहीं दुनिया। हाँ, चलेगी नहीं। हमने तो देखा है कि डॉक्टर के पास में मजबूरी में चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं ये जानना चाहता है कि डॉक्टर इलाज कर पाएगा कि कर नहीं। पाएगा, yes। यानी ट्रस्ट का इतना, अब वो हटा नहीं सकता मरीज को वहां से, लेकिन उसको ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट डिफिसिट, इसको कम करना होगा समाज से। दूसरी चीज है क्या कि बहुत सारे मामले जिसको रिजॉल्व आप अपनी समझ से कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको मेंटेनेंस देना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही शानदार गाइडलाइन है कि जिस दिन फाइल होता है केस, उसी दिन से डिसाइड होना चाहिए। कानून ने एक इंटरिम रिलीफ की भी बात कर दी है कि आपको कोर्ट कह सकता है कि आप चलिए ठीक है, डिसाइड होगा क्वांटम की कितना आपको देना है, लेकिन अभी आप इंटरिम रिलीफ के तौर पर इतना पे कीजिए। उलझाना केस को, सॉल्व होने नहीं देना मैटर को, ये हमारे माइंडसेट का एक हिस्सा बन गया है, बहुत स्ट्रांग हिस्सा है। ये दो चीज़ें, एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेना चाहते हैं, कितना हम ले सकते हैं, खींच लेना चाह, एक पार्टी खींचने के चक्कर और दूसरा पार्टी और हमको दूसरा नहीं पार्टी देना है। हमको नहीं देना है। इस एटीट्यूड में सारे झगड़े दोनों यही का एकदम, एक इस पोल पर है, साउथ पोल पर है, तो दूसरा नॉर्थ पोल पर है। ये जो समाज की जो प्रवृत्ति है, ये हर में है, हर कम्युनिटी में है। भले ही सबके अलग अलग पर्सनल लॉज हों, अलग है। पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, लेकिन कम्युनिटी में एक जो सामूहिक नेचर जो हमारा भारतीयों का है, वो पहले एडमिट नहीं करेंगे, गलत बात को भी एडमिट नहीं करेंगे, किसी के साथ अपने स्तर से भी कोई इंसाफ नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये ड्रैग ऑन हो, केस लंबा खींचे। अब सारी सहूलतें हो गई, जालसा है, डालसा है, हर जगह लोग मदद देने को तैयार हैं, लॉयर्स हैं। हमको लगता है कि इतने लॉयर्स की हमको हर मामले में क्यों ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है और लोग सॉल्व कर लेते हैं।
बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ एक्सीडेंट होता है, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई रोड रैश नहीं होता, सीधा सीधा आप इंश्योरेंस कराए हुए हैं, देखें कौन सा पेपर है, क्या है, इंश्योरेंस से क्लेम कर लेगा, ले लेगा। हमारे यहाँ देखिए, गाड़ी का सर टूटता है, उसके बाद पता चला कि पब्लिक अपना हाथ पैर और सर तोड़वा लेती है झगड़ा करके, उसके बाद मामला क्रिमिनल केस बनता है, मामला ड्रैग ऑन हो रहा है। तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करने के बजाय हम प्रॉब्लम को एग्रावेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो समाज को कहीं ना कहीं कानून तो दूसरे कि हम तथ्य पर आकर कर बात करें, जो फैक्ट है उस फैक्ट पर बात करें, और अगर हमको लगता है कि हमको ये पैसा इनको देना चाहिए, ठीक है, डिसाइड होगा, देना चाहिए, डिसाइड होगा। हो सकता है वाइफ कहे कि नहीं हमको इतना चाहिए, आपको लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए, आप उसको कुछ दे दीजिए, ठीक है, एक छोटा सा डिसाइड होगा कि कितना क्वांटम होगा। बहुत सारे मामले में हो सकता है सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ चलिए ठीक है, आप छोटे नहीं, छोटे यहाँ बच्चों- मामला जो आपने बताया ना, कोर्ट में जिस दिन केस इंस्टीट्यूट होता है उसी दिन से उसका राइट बन जाता है। राइट बन जाता है। मुकदमा लड़ने से लेकर के उसे maintenance वो तक का डायरेक्शन बच्चे- है। डायरेक्शन है। कोर्ट हो हम ये सकता है कह कि रहे हैं किसी कि बहुत केस सारे में- कारण होते हैं। अब तो कोर्ट फर्स्टली मीडिएशन में भेजता है, मीडिएशन में कोशिश करता है कि मामले को सॉल्व कराया जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे सॉल्व हो सके तीन mediation बार solve करें। मेडिटेशन होता है एक केस का। लेकिन अगर आप दिहाड़ी मजदूर की बात करें, दिहाड़ी मजदूर, शादी उसकी भी होती है, पत्नी उसकी भी है, वहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी प्रेम विवाह होते हैं, प्रेम विवाह टूटते भी हैं। उससे कहिए कि भाई तुम इतना क्वांटम में दे दो, वो कहाँ से क्वांटम लेकर के आएगा? कोई आदेश आप दे दीजिए, उसके पास क्या राइट देखिए, ये बचता है देने का? कोर्ट इसीलिए कहा कि क्वांटम क्या होगा मेंटेनेंस का, कितनी राशि नहीं, दी बार्गेनिंग जाए। होगी, हाँ, लेकिन बार्गेनिंग नहीं, कहाँ तक होगी, ये सवाल है ना। देखिए, मान लीजिए कि आपने 6,000 रुपये फिक्स कर दिया, दो तो- तरह की फैमिलीज है हमारे यहाँ, जिसको हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोलते हैं। वो किसी मामले में वहाँ महिलाएं हमारी दूसरे मिडिल क्लास की महिलाओं से ज़्यादा सक्षम है अपने को मेंटेन करने में, इसलिए कि अगर वो मजदूरी कर रहा है तो ये भी कुछ कर रही है। हाँ, रही है। बिल्कुल। मिडिल क्लास में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम। सारा प्रॉब्लम तो वहीं कि आप जड़ तो नहीं, वहीं। आप एक कोई भी कंपनी खोलते हैं या कोई ऑफिस खोलते हैं, वहाँ एक आदमी को आप मैनेजर रखते हैं, मैनेजर को आप पे करते हैं, आप ये मानते हैं कि मैनेजर जो काम कर रहा उसके है बदले में उसको मिलना उसको वेज मिलना चाहिए, लेकिन वही पत्नी आपके घर को मैनेज पूरा- कर पूरा, रही उसको है, उसके लिए कुछ नहीं। तो आप उसके बारे में नहीं सोचते सही हैं बात। कि इसको भी कुछ मिलना चाहिए। जबकि आपकी ड्यूटी खुद बनती है कि जबकि आप उसको आपकी पे करते हैं। ठीक है, आप मोहब्बत में हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप उसका पूरा ख्याल करते हैं, लेकिन उसके लेबर को तो रिकॉग्नाइज आप नहीं कर रहे हैं लेबर ना। को रिकॉग्नाइज करना, उसकी हाँ, भी और जरूरतें हो सकती हैं उसके- अलग से। अच्छा, उसके बाद अलग से जरूरत है, ठीक है, मान लिया कि आप उसकी भी पूर्ति कर देते हैं, आप उतना पैसा उसके पास छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि ये आप दरिया दिली कहते हैं कि हम कर रहे हैं, वो उतना ये दरिया दिली नहीं है, ये परोपकार नहीं है, ये उसका हक है। आप उसको ये मान करके अगर देते कि ये उसका राइटफुल क्लेम है, उसका हक वो है, क्लेम करे, उसके पहले ही उसका हमारी हाँ, ड्यूटी बनती है। उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है घर को आगे बढ़ाने में, बच्चों की परवरिश में, उसके पढ़ाई में, देख रेख में, उसके संस्कारों में, तब आप परोपकार की बात नहीं सोचते। आप सोचते कि इसका वो राइटफुल क्लेम है। जैसे आप नौकरी करते हो, तनख्वाह लेते हो, कहते हैं ना भाई कि हमारा ये क्लेम है, राइटफुल क्लेम है, हमको तनख्वाह चाहिए, लेकिन वही घर आने के बाद आप लग जाते हैं परोपकार करने। आप उसको वो रिस्पेक्ट या वो, अब अगर आ जाइए आप एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में, तो वो चूंकि वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करते हैं, इसलिए वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जितनी भी औकात हो, क्वांटम तो फिक्स कोट करेगी आपकी हैसियत देख के, जितनी आपकी हैसियत होगी उसके हिसाब से करेगी। नहीं, इसमें जो बार बार हम आपको वो कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर कि उसकी हैसियत कहाँ है क्वांटम फिक्स करने की। उसको 50,000 क्या 5,000 रुपया कहिए ला के देने के लिए, 5,000 रुपया कहाँ से दें? नहीं, वो तो करना भी नहीं चाहिए, नहीं, अनरीजनेबल लेकिन हो है कि जाएगा। करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। जेल जाएगा तो उसकी मजदूरी भी गई, देखिए, उसके बाद घर में भूखे रहेंगे। जेल जाना, जेल को हम लोगों ने कहा सुधार गृह, लेकिन वास्तविक रूप से जेल जो है ट्रेनिंग सेंटर बन गया है क्राइम का। वो सुधार गृह नाम रखा गया है
लेकिन वो तो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर है क्राइम का। हम कहते हैं कि हम वहाँ मोबाइल से लोग दादागिरी कर रहे हैं। मोबाइल गया कैसे इतने सुरक्षित जगह पर? वो भी जबकि आप लगाए हुए हैं ऊपर नहीं नहीं, में। आपके सारे व्यवस्थाओं के बाद वहाँ मोबाइल गया कैसे? वो क्राइम को कर रहा है, करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लाभ उठा रहा है, वो कर कैसे रहा है? अगर कर रहा है तो आज के साइंटिफिक दौर में आप उसको चेक ट्रैक नहीं क्यों कर नहीं पा कर रहे पाए? हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं। उसके पास मोबाइल पहुंचा कैसे? सवाल तो ये है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कंक्लूड करेंगे, सिर्फ 2-3 पॉइंट में बता दीजिए कि उसके राइट्स क्या बनते हैं और कैसे सारे उनको क्लेम राइट्स करना हैं, चाहिए। सारे राइट्स हैं उसके। अगर हस्बैंड राइट्स नहीं देता है तो सेकुलर लॉ भी है, पर्सनल लॉ भी कोर्ट है, मैरिज में भी है और हाँ, पर्सनल लॉ में भी अब है। उसमें भी है। सबके अलग अलग एट्रोसिटीज़ के लिए, इसके लिए हर चीज़ में तो हमने महिलाओं को रखा है सामने कि उनको मिले लाभ। आप जिस भी लॉ में चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या क्वांटम होगा, उसके हिसाब से उसमें देगा। अगर कैटेगरी में आते हैं तो विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं। और जो आपको मदद अगर करेगा। आपको कोई दिक्कत हो तो विधिक सेवा प्राधिकार आपकी मदद के लिए हर मामले में, इवन वो तो क्रिमिनल को भी मदद देने को तैयार है। आप तो एक सिटीजन हैं, अच्छे सिटीजन है, गुड सिटीजन है, आपको क्यों नहीं देगा? लोग हैं, टीम है, आपको अगर कहीं तकलीफ होती है तो ज़रूर मदद करिएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो अपने भी समझिए, अपने भी गुनिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, तभी इसका लाभ होगा कि कैसे विधिक सेवा प्राधिकार से आप मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।